देश की आज़ादी के 75 साल होने के मौके पर जहां देश में आज़ादी के 75 साल होने का जश्न मनाया जा रहा है, आज़ादी का अमृत उत्सव मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ देश की आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ी हिस्सेदारी निभाने वाली जो ओबीसी कौम है, जो ओबीसी समाज है, उसके लिए बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज़ादी के 75 साल में देश में जानवरों की गिनती हो गई, कुत्तों की गिनती हो गई, मगर ओबीसी की गिनती नहीं हुई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने को खुद ओबीसी कहते हैं। ये ओबीसी कहने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी देश में ओबीसी की जनगणना नहीं हो रही, और जब जनगणना ही नहीं हो रही है तो ओबीसी को संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी भी नहीं मिल रही है। आज़ादी के 75 साल में देश की बहुसंख्यक आबादी, जिसकी संख्या आधे से अधिक है और 1931 की जनगणना के अनुसार 52% है, इतनी बड़ी आबादी को देश में अधिकार वंचित रखा गया है। इसका जो सबसे बड़ा कारण है, वो बड़ा कारण ये है कि देश में जो ओबीसी समाज है वो अपने हक अधिकारों को लेकर चैतन्य नहीं है, अपने हक अधिकारों को लेकर जागृत नहीं है। और इससे भी बड़ी समस्या ये है कि ओबीसी समाज को जागृत करने का और सही दिशा देने वाला कोई राष्ट्रीय स्तर का संगठन नहीं है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी के लोग अपने अपने फायदे के अनुसार ओबीसी समाज के लोगों को कभी धर्म के नाम पर इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी जाति के नाम पर इस्तेमाल कर लेते हैं। धर्म और जाति के नाम पर ओबीसी समाज इस्तेमाल तो हो जाता है, लेकिन ओबीसी समाज की किसी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, और ये सिलसिला आज़ादी के 75 सालों से चल रहा है। एक लंबे समय से वामसेप के द्वारा, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा ये कोशिश की गई कि ओबीसी समाज के अंदर उनके हक अधिकारों को लेकर चेतना पैदा किया जाए, और पिछले कई वर्षों से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा भी इस कोशिश में लगा है कि ओबीसी समाज को जागृत किया जाए, संगठित किया जाए और उनके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए ओबीसी समाज को तैयार किया जाए। और इस कोशिश का नतीजा रहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा लगातार ओबीसी समाज को जागृत करने का और संगठित करने का, और इसके साथ ही साथ ओबीसी समाज के मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने का काम लगातार कर रहा है। नीट में जब ओबीसी आरक्षण का मामला खड़ा हुआ तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने पूरे देश भर में इसको लेकर आंदोलन चलाया और नीट में ओबीसी आरक्षण लागू हुआ। इसी प्रकार से लगातार जाति आधारित जनगणना को लेकर 2 बार भारत बंद का ऐलान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश में जब निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण खत्म किया गया तो इसके लिए उत्तर प्रदेश बंद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा किया गया। अभी महिला आरक्षण को लेकर के ओबीसी में की महिलाओं को सेपरेट इलेक्टोरेट के साथ रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इस बात को लेकर के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा 3 चरणों का आंदोलन किया गया। तो लगातार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ये कोशिश है कि जो हमारे समाज के मुद्दे हैं, हमारे समाज की इशूज हैं, उनको लगातार उठाया जाए और उनको लगातार उनकी लड़ाई सड़कों पर लड़ा जाए कि हमारे साथ भी न्याय हो। और इन तमाम कोशिशों का ये नतीजा रहा कि आज जाति आधारित जनगणना का मुद्दा हो या संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी का मुद्दा हो, आज तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को इस पर बोलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां कभी इसका विरोध करती थी, जो पॉलिटिकल पार्टियां जाति आधारित जनगणना करने के लिए नहीं तैयार थी, ओबीसी को संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी देने के लिए नहीं तैयार थी, आज वो भी कहती हैं कि हम जाति आधारित जनगणना के समर्थन में हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करना शुरू करती हैं। तो ये निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा और वामसेप के द्वारा जो निरंतर जागृति का अभियान चलाया जा रहा है, उसका नतीजा है, उसका प्रभाव है कि जो जागृति समाज के अंदर पैदा हुई, उसके दबाव की वजह से आज पॉलिटिकल पार्टियों के इन मुद्दों पर उनको बात करना उनकी मजबूरी हो गई है। तो इतना बड़ा जागरण अभियान, जागृति का अभियान देश भर में लगातार चलाया जा रहा है। अगर हम ओबीसी समाज की देश भर में स्थिति की बात करें तो आज़ादी के 75 साल में ओबीसी समाज, चाहे वो विधायिका हो जहाँ से कानून बनता है, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो कोई भी ओबीसी की पार्टी ने सेंट्रल गवर्नमेंट 5 साल के लिए नहीं चलाया। इसका मतलब जहाँ से कानून बनता है वहाँ 5 साल के लिए कोई ओबीसी पार्टी
सरकार में नहीं जा पाई, सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं जा पाई, जहाँ से कानून पर अमल होता है क्लास 1 क्लास 2 के अधिकारी, वहाँ पर भी ओबीसी का परसेंटेज बहुत कम है और 79.2% ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जाति के लोगों का कब्जा है। वहीं अगर हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वहाँ भी ओबीसी ना के बराबर है। अगर हम यूनिवर्सिटियों की बात करें, विश्वविद्यालयों की बात करें, केंद्रीय विश्वविद्यालयों की बात करें तो वहाँ भी ओबीसी ना के बराबर है। अगर हम पत्रकारिता की बात करें तो वहाँ भी ओबीसी ना के बराबर है। अगर हम बिजनेस की बात करें तो उसमें भी ओबीसी का परसेंटेज लो है। अगर हम इस बात की बात करें कि देश में कितने पूंजीपति ओबीसी हैं तो फिर इसमें तो ओबीसी का कोई नंबर नहीं आता है। अगर हम इस बात की बात करें कि ओबीसी के लोग किसान हैं मगर कितना परसेंट जमीन ओबीसी के पास में है तो इसका भी आंकड़ा बहुत लो है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम नौकरियों में नहीं हैं, हम जमीन हमारे पास नहीं है, व्यवसाय हमारे पास नहीं है, कंपनियां हमारे पास नहीं है, आज़ादी के 75 साल में हम आधी से अधिक आबादी होकर के हमारी कोई पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट 5 साल के लिए नहीं चला पाई, तो आखिर हम खड़े कहाँ हैं, इस बात को जानना और समझना जरूरी है। जिनको हक अधिकार नहीं मिला है उनको हक अधिकार नहीं दिया जा रहा है और जिनको पहले से जिनका 79.2% है उनको 10% और दे दिया गया। तो ये जो अन्याय देश में हो रहा है इसको ओबीसी समाज को खास तौर से समझने की जरूरत है और समझकर इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा लगातार ये कोशिश की जा रही है कि ओबीसी इन मुद्दों को समझे, क्योंकि ओबीसी को धार्मिक रूप से या तो बरगलाया जाता है या तो जाति के आधार पर बरगलाया जाता है और इसमें ओबीसी फंस जाता है और इसकी वजह से ओबीसी को जो मूल अपनी समस्याओं के लिए लड़ना चाहिए वो नहीं लड़ पाता है। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने ये संकल्प लिया कि हम राष्ट्रीय स्तर का ओबीसी का संगठन खड़ा करें, क्योंकि ओबीसी का कोई राष्ट्रीय स्तर का सामाजिक संगठन ना होने की वजह से हमारा इतिहास क्या है, हमारी विरासत क्या है, हमारे हक अधिकार क्या है, इसकी जानकारी ना होने की वजह से हमारा इस्तेमाल दूसरे लोग अभी तक करते रहे हैं। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने यह तय किया कि ओबीसी का राष्ट्रीय स्तर का संगठन हमारे पूर्वजों की विचारधारा के आधार पर खड़ा करने का काम करेंगे और पिछले कई सालों की लगातार कोशिशों का ये नतीजा है कि आज ओबीसी का राष्ट्रीय स्तर का संगठन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा निर्माण हो गया है। लगभग 17 राज्यों में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अधिवेशन हो रहे हैं, उनका कार्य चल रहा है और ये लगातार ये काम जारी है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा आज की तारीख में राष्ट्रीय स्तर का संगठन हो गया है और राष्ट्रव्यापी आंदोलन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा लगातार हमारे हक अधिकार के मुद्दों को लेकर किया जा रहा है। जरूरत यह है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा को ताकत दिया जाए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा को बल दिया जाए, ताकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा मजबूत संगठन के रूप में सामने उभर कर आए और इतना मजबूत संगठन के रूप में उभर कर आए कि ओबीसी के मुद्दों पर आंदोलन करके सरकार को झुकाने की क्षमता राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अंदर आनी चाहिए। इस बात को लेकर हम लोग लगातार समाज में जा रहे हैं, लगातार परिवर्तन यात्राएं चला रहे हैं। जाति आधारित जनगणना करो वरना कुर्सी खाली करो, ये परिवर्तन यात्रा भी चल रही है। तो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार प्रबोधन कर रहे हैं, जागरण कर रहे हैं, परिवर्तन यात्राएं चला रहे हैं। लगातार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ये कोशिश है कि एक बहुत मजबूत संगठन देश में खड़ा होना चाहिए ताकि ओबीसी के हक अधिकार की लड़ाई मजबूत हो सके। उसी कड़ी में 5 नवंबर को लखनऊ में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, चूंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और उत्तर प्रदेश का महत्व इतना ज़्यादा है क्योंकि 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। तो ऐसा माना जाता है और ऐसा कहा जाता है राजनीतिक हलकों में कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। जाति आधारित जनगणना को लेकर, संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी को लेकर, ओबीसी को संख्या के अनुपात में आरक्षण मिले, ओबीसी को रिजर्वेशन प्रमोशन मिले, ओबीसी महिलाओं को आरक्षण मिले, ये तमाम मुद्दों को लेकर जो ये राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है, निश्चित रूप से इसके महत्वपूर्ण परिणाम निकलने वाले हैं, इसका महत्वपूर्ण असर होने वाला है। क्योंकि 2024 का जो चुनाव है
वो अगले साल होने वाला है लोकसभा का चुनाव, और दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। अगर उत्तर प्रदेश के ओबीसी में ये चेतना पैदा हो गई कि हमारे हक अधिकार की लड़ाई कौन लड़ रहा है, हम उसको ही सपोर्ट करेंगे, तो इससे अगर ये अधिवेशन जो हो रहा है ये बड़े पैमाने पर सफल होता है, तो इससे तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को ये मैसेज जाएगा कि अब ओबीसी की बात किए बगैर 2024 का इलेक्शन नहीं जीता जा सकता है। तो इस दृष्टि से भी ये अधिवेशन महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इस अधिवेशन को पूरी ताकत लगा करके सफल करने की जरूरत है। ये जो अधिवेशन हो रहा है इसमें तमाम महत्वपूर्ण गेस्ट भी आ रहे हैं। जैसे इस अधिवेशन का उद्घाटन माननीय वीरपाल गंगवार जी, जो कि रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं नई दिल्ली से, वो करेंगे। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह यादव जी, जो कि रिटायर्ड जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, वो बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता लगातार पिछले 45 सालों से एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने वाले और खास तौर से ओबीसी के मुद्दों को लंबे समय से प्रमुखता से उठाने वाले इस देश में बहुजनों के बड़े नेता वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने वाला है। इसके अलावा इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर बहुत सारे गणमान्य अतिथि आने वाले हैं, बहुत सारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले हैं और बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्ति आने वाले हैं। इस कार्यक्रम में ओबीसी के संदर्भित ओबीसी के हक अधिकार के तमाम मुद्दों को लेकर के इसमें गंभीर चर्चा की जाएगी और आने वाले समय में इसकी लड़ाई कैसे आगे बढ़ाई जाए ओबीसी के हक अधिकार की, इसके बारे में भी निर्णय लिए जाएंगे। इसलिए अधिवेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए देश भर के तमाम पिछड़े वर्ग के साथियों को, ओबीसी समाज के साथियों को हमें अपील करना चाहते हैं कि इस अधिवेशन को सफल करने के लिए तन मन धन से सहयोग करें, ताकि ये अधिवेशन बड़े पैमाने पर सफल किया जा सके और जिससे ओबीसी के हक अधिकार की लड़ाई को मजबूत किया जा सके। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के तमाम देश भर में कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और शुभचिंतकों को भी हमें अपील करना चाहते हैं कि इस अधिवेशन की तैयारी पूरी ताकत के साथ करें, ताकि ये जो ओबीसी के हक अधिकारों का मामला है, जो ओबीसी के हक अधिकारों की लड़ाई है, ये लड़ाई और मजबूत हो सके, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और मजबूत हो सके और इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़कर ओबीसी के साथ इंसाफ कराया जा सके। तो इसके लिए आप सभी से अपील है कि इस अधिवेशन को तन मन धन से सहयोग देकर सफल करें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।